नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आज की चर्चा। कोरोना वायरस संकट के बीच 27 नवंबर को दूसरी बार जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान जीडीपी की विकास दर -7.5% रही है, जबकि पहली तिमाही में जीडीपी की विकास दर -23.9% रही थी, जिसके मुकाबले अब दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर रिकवर हुई है। कोरोना संकट के बाद लगे लॉकडाउन का बहुत बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला था। पहली तिमाही के पहले 2 महीने अप्रैल और मई में देश में पूरी तरह से लॉकडाउन था। मई के अंत में आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 8.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। यानी इस बार जीडीपी के आंकड़ों ने अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन के खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी है और ऑटो सेल्स, कोर सेक्टर डेटा, एनर्जी कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई जैसे पैमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिख रही है। ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि ये तेजी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में भी दिखेगी। आज की चर्चा में हम जीडीपी की दूसरी तिमाही के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं एएस भल साहब, जो कि पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं, और हमारे साथ हैं अभिनव प्रकाश जी, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। भल सर, आपसे शुरुआत करूंगी। इन आंकड़ों को आप किस तरह से देख रहे हो? खासकर अगर हम देखें तो जो इसी साल में पहली तिमाही थी उससे अगर हम तुलना करके देखें तो आंकड़े क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इकोनॉमी में रिकवरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से देखी जा रही है। दूसरे क्वार्टर में ग्रोथ हमारी केवल -7.5% कम हुआ है बनिस्बत पिछले क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में 23.9% था। और ये जो अनुमान लगाया जा रहा था उस हिसाब से ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाया जा रहा है। लोग अनुमान लगा रहे थे कि 8% या 9% की डिक्लाइन होगा, बट इकोनॉमी ने अपना रेजिलियंस दिखाया और हम सबको इन अ वे प्लेजेंटली सरप्राइज किया कि डिक्लाइन केवल -7.5 डिग्री है। एंड उसके मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी पॉजिटिव है, एग्रीकल्चर तो पॉजिटिव है, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी इज नॉट जस्ट वेटिंग, इंतजार कर रही है कि ये कोरोना एपिडेमिक के कारण जो लॉकडाउन और अन्य विषय से हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही थी उसको नॉर्मल ढांचे में आए। और एक बार ये नॉर्मल ढांचा शुरू होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इस ईयर के अंत तक होते होते इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए कि इकोनॉमी का जो डिक्लाइन है अनुमान से कम है। ठीक है, अभिनव प्रकाश जी, आप कैसे देख रहे हैं? विभिन्न रेटिंग एजेंसी की बात करें और आरबीआई की बात करें तो विकास दर -8% और बल्कि उससे भी कम रहने का अनुमान लगाया गया था। उस हिसाब से आपकी राय में क्या ये बेहतर प्रदर्शन है? जी, जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से बेहतर हैं। देखिए, जो स्लो डाउन की बात कर रहे हैं इसमें हमें 2 पहलू पे ध्यान देना होगा। पैंडेमिक से पहले भी अर्थव्यवस्था में हमारा स्लो डाउन था पिछले 1-1.5 साल से। ग्रोथ 5% के नीचे आ गई थी। उसमें थोड़ी रिकवरी होने की संभावना थी इस साल, लेकिन इसके बाद पैंडेमिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो ये दिक्कत आ गई है। अब लॉकडाउन के कारण 3 मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। पहला था जो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपका लॉकडाउन हो गया है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, सारी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था ग्रोथ पे कॉन्स्ट्रेंट का। दूसरा कारण था जो आपका लेबर था, जो माइग्रेंट लेबर था, जो इंडस्ट्रीज में काम करता है, शहरों में काम करता है, और जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसका रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। वो दूसरी इशू थी, लेबर मार्केट की जो इश्यूज थी। और तीसरा था कि एक्सेस टू फाइनेंस। अब जैसे से लॉकडाउन हमने सिस्टमेटिकली इसको लिफ्ट किया है तो लॉजिस्टिक की जो समस्या है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई है। लेबर भी बहुत हद तक वापस आ रहे हैं, माइग्रेशन फिर से हो रहा है, लोग फिर से गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी फाइनेंस की थोड़ी समस्या बची हुई है। आपकी इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे फाइनेंस को एक्सेस को लेके जो डे टू डे उनका बिजनेस है, ऑपरेटिंग कैपिटल है, उसको अभी इसकी एक समस्या बची हुई है। लेकिन नंबर्स जो हम देखें तो नंबर्स दिखाते हैं कि एक मोमेंटम जनरेट हुआ है, काफी रिकवरी हुई है। क्योंकि अगर आप पीएमआई का नंबर देखें, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लास्ट ईयर सितंबर में 51 था, इस साल 58 है अक्टूबर में। मतलब सितंबर 2019 में 51 था, अक्टूबर 20 में 58.9 है। सर्विसेज पीएमआई 48.7% से 54.1% है।
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर देखें तो -4.3 से पॉजिटिव में आ गया है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है काफी लंबे समय बाद। इस तरह हम सब में देखें, चाहे एक्सपोर्ट ग्रोथ हो, चाहे रूरल डिमांड हो, चाहे हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो सभी दिखा रहे हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अंडर वे। लेकिन हमको अभी भी इस पर थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसका ये कारण हो सकता है कि पेंट अप डिमांड भी हमारी को रिलीज हो रही है, और जो फेस्टिव सीजन के पहले का जो एक बूस्ट आता है, जो लोग खरीदते हैं सामान, उसका असर एक हो सकता है। ठीक तो है। हमें देखना पड़ेगा कि इस तीसरे क्वार्टर में क्या हो रहा है। वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, सेक्टर वाइज बात करें तो बल सर, जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं वो पैसेंजर कार बिक्री में बढ़ोतरी, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें वो भी 5% से ऊपर रहा, तो इसे रिवाइवल का संकेत ही माना जाएगा? देखिए, ये तो बहुत ही कठिन समस्या पूरे दुनिया में ही चल रही है कोरोना के कारण। एंड मार्च एंड अप्रैल, जैसे आपने कहा, पूरा सारे कार्यक्रम बिल्कुल, सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सारा चीज बिल्कुल बंद हो गया था, एंड जो धीरे धीरे उसे ओपन किया जा रहा है। सो ये आप बिल्कुल ठीक करें, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिवाइवल। एंड हमने भारत में ये जरूरी समझा कि जान को पहले बचाया जाए, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी को देखेंगे। एंड जिस तरह से धीरे धीरे सुधार आया, फिर जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अब नौकरी भी देखनी है और जान भी देखनी है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो इसको देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन खोला, और अब तो ऑलमोस्ट काफी खुल गया था, जबकि फिर से स्पाइक हो गया है। तो जो भी प्रिडिक्शन हम करेंगे नॉर्मलसी की तरफ जाने में, अगेन ये कोरोना का स्पाइक को हमें ध्यान पे रखना होगा। एंड जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक, और हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होकर इसको आगे आंकड़े को हमें देखना होगा। ठीक है, अभिनव प्रकाश जी, अगर कोर सेक्टर्स की हम बात करें, जो विकास दर के उसके भी आंकड़े आए हैं कोर सेक्टर्स के, जो चीज़ें आपने बताई उनमें अक्टूबर महीने के आंकड़े जो हैं वो काफ़ी राहत भरे दिख रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में कुछ जो सेक्टर्स हैं उनकी बात करूं तो कोयला, सीमेंट, बिजली, फर्टिलाइजर के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में बढ़त देखी गई है। तो ये क्या बढ़त ये अब भी जारी रहेगी? और इन सेक्टर के प्रदर्शन की अगर बात करें तो इन सेक्टर में भी सुधार के रूप में देखा जाए इसे? जी देखिए, जब हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, हमको एक चीज देखना होगा कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, जो लॉकडाउन हुआ था, उस समय हमारा जो लेबर मार्केट था, जो फैक्टर मार्केट था, और जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। पिछले कुछ महीनों में जो वित्त मंत्री ने रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट किए हैं, वो मतलब मैं कहूंगा कि आजादी के बाद सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स है, अगर एक साथ देखा जाए तो। सो आपका पूरा लेबर मार्केट है, आपका पूरा फैक्टर मार्केट है, आपका पूरा रेगुलेशन जो है, आपका टैक्सेशन सिस्टम जो है, पूरी तरह से चेंज हो गया है, काफी लिबरलाइज हो गया है। तो उसका भी असर हमको आने वाले क्वार्टर्स में दिखना शुरू होगा, चाहे वो लेबर मार्केट रिफॉर्म हो, चाहे एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म हो, चाहे माइनिंग में रिफॉर्म हो, चाहे डिफेंस सेक्टर का ओपनिंग अप हो, बहुत सारी चीजें। पीएलआई की जो स्कीम चल रही है उसकी भी नतीजे आने लगे हैं। तो ये जो रिकवरी आपको दिख रही है, जैसे से हमारा कोविड का जो शॉक था, जो ये लॉकडाउन का जो शॉक था, कम होगा, ये और पिकअप करेगी। तो आपने सही बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, कोला, इसमें जो है काफी ग्रोथ हो रही है। स्टील में ग्रोथ हो रही है, स्टील पॉजिटिव सेक्टर में आ गया है। लेकिन अभी भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, रियल एस्टेट है, उसमें अभी भी कॉन्ट्रैक्शन जारी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ को लेके, और खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट को लेके। इसका मेन कारण एक ये है कि इसमें जो क्रेडिट का जो फ्लो है, जो फाइनेंस का फ्लो है, वो अभी भी काफी डिसरप्टेड है। तो उस पर जैसे जैसे स्मूथन अप होगा क्रेडिट का फ्लो, और यहाँ पे सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है, तो हम इसको रिकवरी को आगे और ज्यादा देख सकते हैं। ये भी देखना है कि इस साल का जो क्वार्टर रहा है, इसमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो डिक्लाइन किया है रिलेटिवली। तो ये जो हम रिकवरी दिख रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन है। ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की डिमांड में थोड़ा रिफ्लो है। लेकिन अभी जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो अभी भी जो है निगेटिव में चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, तो ये रिवाइवल हम आगे समय में सस्टेन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर तेजी देखनी है तो जो सेक्टर्स कमजोर है भल सर, उन पर भी ध्यान देना होगा। जैसे स्टील में अगर हम देखें तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, अभी भी नीचे चल रहा है नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील। स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टरों में गतिविधियों में कमी की तरफ ये इशारा है, अगर प्रदर्शन जहां अच्छा नहीं हो रहा है। कब तक उम्मीद की जाए कि इन सेक्टर में भी तेजी आ सकती है? ये तो हमें सबको ये मालूम ही है कि ये जो पॉलिसी मेकिंग है, तो
मतलब कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। एंड जैसे जैसे प्रॉब्लम्स उभर के आती है उस पर काम किया जाता है। स्टील सेक्टर में कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, हाँ। बाहर से इंपोर्ट आ रहा था सस्ते दरों पे, तो उस पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाई गई और कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए गए कि स्टील सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह पेट्रोलियम सेक्टर में एंड माइनिंग सेक्टर ओवरऑल इस बार ग्रोथ ठीक नहीं हुआ है। तो ये तो उतार चढ़ाव इकोनॉमी में चलता रहता है। एंड ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम, कोल, माइनिंग, ये सब में सुधार आने की पूरी उम्मीद है। एंड जैसे प्रोफेसर ने कहा, साहब ने कहा, इतने बड़े पैमाने में रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने अभी इंप्लीमेंट किया है। 44 लेबर कोड्स को 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बदला गया है, कोल माइनिंग रेगुलेटरी सिस्टम बदले गए हैं, न्यू परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स 10 सेक्टर्स में डाले गए हैं। तो इन सब का असर ग्रोथ पे होगा और ये सारे सेक्टर्स धीरे धीरे और भी उभर के आएंगे। ठीक है। और अमृत प्रकाश जी, जो आरबीआई और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मिलकर 29,87,000 करोड़ से अधिक का राहत राशि एक तरह से कहें तो अर्थव्यवस्था में लगाई है और ये प्रक्रिया में है, तो इससे स्थिति को और तेजी से सुधारने में कितनी मदद मिलेगी? आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है, ये फाइनली भारत जो है सीरियसली ले रहा है कि हमको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करना है। और जिस तरीके से चाइना से बहुत सारे देशों की डीकपलिंग हो रही है, जैसे कि अमेरिका ने कह दिया है, अभी ब्रिटेन ने भी कहा है अपने टेक कंपनीज को कि चाइना से आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें। तो उसका बेनिफिट अगर हम ले सकते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे इस पे होगा, इकोनॉमी पे होगा। क्योंकि देखिए, बिना एक्सपोर्ट ग्रोथ के, बिना एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट के भारत में जिस विकास की दर की हम बात करते हैं वो अचीव करना नामुमकिन है। सो भारत को सीरियसली इसमें सोचना है कि हम किस तरीके से भारत को मैं कहूँगा कि बनाए। जैसे कि अधिकतर बात होती है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए, मैं कहूँगा विश्व गुरु बनने से पहले विश्व शूद्रा बनिए, ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग करना सीखिए, हाथों से काम करना पहले आप सीखिए इस देश में। वो ये जो इनकी PLI की स्कीम है, जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है, इसका असर दिखेगा आने वाले समय में। लेकिन इसमें बहुत चीजें मैटर करती है, वो है कि आपका लोकल प्रशासन कैसा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, राज्य सरकारों का रवैया कैसा है। केंद्र नीति बना सकता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेसी पे होता है। बिल्कुल। तो वहां पे हमको बहुत आवश्यकता है और अर्बन रिफॉर्म्स बहुत आवश्यकता रहेगी कि हमारे अर्बन सेंटर्स का जो गवर्नेंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनको रन करने का जो अभी तक ढर्रा है, उसको बदलने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है। और भल साहब, आपकी नज़र में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो आरबीआई और सरकार ने मिलकर जो राशि दी है, वो उससे कितना बूस्टअप मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा? ये आत्मनिर्भर अभियान बहुत ही सोच समझ के सरकार ने बनाया है। हाँ। एंड आत्मनिर्भर का ये मतलब नहीं जो इंडिपेंडेंस के बाद हम टोटली आइसोलेशनिस्ट हो जाते थे। आत्मनिर्भर का ये मतलब है, एज अभिनव प्रकाश ने कहा, कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में है, फार्मास्यूटिकल में, उनमें हम जुड़े और उनमें अपने ताकत के बल पे जुड़े। सो ये आत्मनिर्भर पैकेज में वेरियस सेक्टर्स को बूस्ट करने के तरह तरह के तरीके दिए गए हैं। क्रेडिट एमएसएमई सेक्टर, हमारा एमएसएमई सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, उसको काफी क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए गए हैं और 10 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स चुने गए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए, जिसमें भारत उभर करके विश्व स्तर पर आए। तो ये जो नीति है हमारी आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है और इसके अंतर्गत जो 3 पहलुओं में हम लोगों ने वेरियस इंसेंटिव्स निकाले हैं, उसका असर बिल्कुल सामने नजर आएगा। एंड 3-4 महीने में ये सामने नजर आने लगेगा एंड भारत की औद्योगिक स्थिति काफी सुधर के उभरेगी। ठीक है, ठीक है। और अभिनव प्रकाश जी, दूसरी तिमाही और पहली तिमाही में हमने देखा, क्योंकि कोरोना महामारी का असर हम देख रहे हैं, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, टूरिज्म की बात करें, इन पर बहुत बुरा असर दिखा है। और इन सेक्टरों में रिवाइवल कब तक देखने को मिलेगा और खासकर वैक्सीन आने के बाद कितने समय में हम कोई बदलाव होता देख सकते हैं? इसके अलावा हमने रियलिटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भी देखा असर पड़ा है काफी। जी देखिए, इसका एक कारण ये है कि इस समय अनसर्टेनिटी बहुत है। हाँ। पहली बात तो मैक्सिमम लोगों को अपनी जॉब और इनकम को लेकर अनसर्टेनिटी है, आप लॉन्ग टर्म फैसले नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपका इनकम प्रोजेक्शन क्या है वो आपको भी पता नहीं है। दूसरी बात है कि अभी भी कहीं आप देखिए कई शहरों में या लोकल लेवल पे अभी भी पॉलिसी अनसर्टेनिटी है कि लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने दिल्ली में देखा था, दिल्ली सरकार जो है
बीच में सोच रही थी कि हम लोकल लॉकडाउन लगाना शुरू करेंगे मार्केट पे, जब केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो उसको लेके ये अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। टूरिज्म पे खास तौर पे, चाहे ट्रांसपोर्ट पे हो गया, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लोगों का भी कुछ पता नहीं कि हम कहीं जाके हम ट्रैप हो जाएं। हालांकि एक रिवाइवल है, थोड़ा बहुत नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन वो फुल तभी इंक्रीज होगा जब हालात और ज्यादा कंट्रोल में आएंगे। मुझे लगता है वैक्सीन आने में 1-2 महीने की जो टाइम पीरियड है, उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी कैन सी कि कुछ इंप्रूवमेंट जो है इन मुद्दों पे भी आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत आवश्यक है सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये क्लियर करना चाहिए कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको लेके बिजनेस भी अनसर्टेनिटी में है और जनता के मन में भी संशय है। पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कई आश्वासन आया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसको और मजबूती से बोलना पड़ेगा ताकि किसी की रूमर मॉन्गरिंग, किसी की अनसर्टेनिटी फिर से जो है डैमेज नहीं कर पाए इकोनॉमी। अच्छा, ठीक है। भल सर, लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या राय है? लॉकडाउन हमारे भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां अभी भी गरीबी कुछ हद तक है, तो ये तो बड़ा जरूरी था कि ये लॉकडाउन हम इसे करें, बिकॉज हमारे यहाँ जो गरीबों की तादाद है जितनी भी है, उनको संभालने के लिए बड़ा जरूरी था। तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हमारे इतने डेवलप्ड अभी नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं, तो उस स्थिति को संभालने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी था मार्च अप्रैल में। एंड एज अभिनव प्रकाश ने कहा, अब ये भी जरूरी है। इसको काफी हमने पैंडेमिक को पकड़ लिया है, बीच बीच में स्पाइक हो रहा है, बट जागरूकता बहुत ही ज्यादा है पब्लिक में। अब ज्यादातर 90-95% लोग मास्क लगा के घूमते हैं। वैक्सीन आने वाली है 2-3 महीने में, तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट और प्रशासन बहुत ही अपने ये डिसीजन लोकल लेवल पे भी लेना होगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा पैंडेमिक है तो वहां थोड़ा ज्यादा लॉकडाउन रखे, जहां पे कम है, जैसे फार्मिंग में तो बहुत कम ही था, शुरू से ही ज्यादा लॉकडाउन नहीं था। इस मेनली इंडस्ट्री में था, उसको काफी खोल दिया गया है। ऑफ कोर्स टूरिज्म सेक्टर बहुत जोर से इन्फ्लुएंस हुआ है, बहुत ही बुरी तरह टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन्फ्लुएंस हुआ है। तो वहां देखने में नजर आ रहा है कि प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नीति काफी सोच समझ के करनी है, और अब ये बहुत जरूरी है कि हमारी नौकरियां भी रहे, लोगों के डिमांड भी बढ़े। एंड कोरोना को बैकग्राउंड में रखते हुए हमें इकोनॉमी को भी धीरे धीरे खोलना है, और वो खोला जा रहा है। ठीक है। और अभिनव प्रकाश जी, एक चीज है कि शेयर मार्केट नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्या ये अर्थव्यवस्था में परिलक्षित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, वो पिछले साल के लेवल तक आ चुके हैं। और शेयर मार्केट में जो बूम दिख रहा है उसका मेन कारण है आपका जो एफपीआई बहुत ज़्यादा आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसका काफ़ी हो रहा है। और एक तो ये है कि पूरी डेवलपिंग मार्केट्स में हर जगह पे इस तरह से इन्फ्लो आ रहा है। दूसरा है कि इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट जहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा है। सो ये मार्केट का आपकी आई से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को लेके कि इंडिया का ग्रोथ रेट आगे समय में जो उसकी प्रोजेक्शंस है वो बेहतर हैं, उतने बुरे नहीं जितने पहले बताए जा रहे थे। और जो भारत ने जो पॉलिसी जो अपनाई है प्रमोट करने की मैन्युफैक्चरिंग को, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो रिफॉर्म हुए हैं उसको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से मैं कहूँगा। और इसका असर जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब शेयर मार्केट बूम करता है तो कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन वो तो हमें देखना पड़ेगा आगे आने समय में। ठीक है। बल सर, मैं चाहूँगी आप बताइए कि अभी चैलेंजेस, बड़ी चुनौतियाँ क्या दिख रही हैं आपको, आगे की राह क्या दिख रही है? प्रीति, एक सबसे बड़ी चैलेंज मुझे अभी दिख रही है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ये पैंडेमिक में एम्प्लॉयमेंट काफी इफेक्ट हुआ है, माइग्रेंट लेबर इधर से उधर गई है, एंड ये इकोनॉमी अपने रेल पे, ट्रैक पे वापस आ रही है, पर एम्प्लॉयमेंट पे अभी थोड़ा सा बुरा असर पड़ा है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 44 सेंट्रल लेबर कोड्स को 4 बकेट्स में डाला गया है, 4 लेबर कोड्स में डाला गया है, उससे काफी सुधार आएगा। उससे हम सोशल सिक्योरिटी भी लेबर की बढ़ा रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि आप इनको एम्प्लॉय करिए फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस। सो अभी तक क्या होता था, केवल 8-9% हमारे लेबर ऑर्गेनाइज सेक्टर में था, वो सारे फायदे ले जाते थे। और जैसे मजाक किया जाता है कि हमारे यहाँ लेबर लॉस ज्यादा थे और लेबर कम थी। तो काफी सोच विचार करके ये लेबर कोड्स बनाए गए हैं, उनको अब नियम बनाए जा रहे हैं,
और मेरी तरफ से सबसे जरूरी चीज अभी है इस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ये रोजगार इज द एज हमारे जो अंग्रेजी में कहते हैं इज द एलिफेंट इन द रूम। इस पे हमें जोर देना है और इस पे सरकार जोर दे रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इस तरह धीरे धीरे फिर इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना ही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, आप अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बढ़ाइए। एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा, काफी दिन तक उद्योग नीति में ये बोला जाता था नहीं नहीं सरकार को कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स को चैंपियन नहीं करना चाहिए, सरकार शुड जस्ट improve the environment and ease of doing business और ये करके इकोनॉमी को छोड़ देना चाहिए। बट अब दुनिया भर में, अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप में हो, अब सरकारें कुछ सेक्टर्स को, चाहे वो अमेरिका में कार हो या स्टील हो या चाइना में जो भी सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल, सब सरकारें भी अब मदद करती है। उस तरह सरकार की भी अब नीति रही है कि अब स्पेसिफिक जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव 10 सेक्टर को बोला गया, इन 10 सेक्टर को सरकार मदद करेगी। तो स्पेसिफिकली अब सरकार इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, बनस्पत की जस्ट ऊंची बातें कि ईज ऑफ डूइंग इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो। जी ठीक है। अभिनव प्रकाश जी, आपकी नज़र में अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उनमें आगे और क्या करने की ज़रूरत है, क्या चुनौतियां हैं, किस तरह की दिख रही है आगे राह? जी देखिए, एक जो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है कि एक्सेस टू कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उस पे उसको और फोकस करने की आवश्यकता है। सरकार ने कई कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए हैं, क्रेडिट एक्सटेंशन, एमएसएमई को, स्ट्रीट वेंडर्स को और कई तरीके के, लेकिन अभी भी इसको और स्मूथन आउट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि इस समय हमको फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी आवश्यक है, जो भी खर्चा अगर ज्यादा करना हो उसको करना चाहिए। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो आपका जो डे टू डे ऑपरेटिंग कैपिटल, जैसे जीएसटी का जो मामला है, तो उसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहना है कि जो हमारे पास टैक्स के जो क्रेडिट के जो बिल आ रहे हैं उसमें कमियां हैं, और जो ट्रेडर्स का कहना है कि हमारे जो है रिफंड नहीं मिल पा रहा है जल्दी हमको। तो उसको सॉर्ट आउट करने से क्या होगा कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी में थोड़ा ज्यादा रिवाइवल आएगा, वहां पे फोकस करने की शॉर्ट टर्म में आवश्यकता है। मेरे ख्याल से हमको शॉर्ट टर्म में फोकस करना चाहिए अगले 2 क्वार्टर में। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स तो काफी अब तो चलने वाली प्रक्रिया रहती है और काफी हो भी रहे हैं वो। ठीक है, और इसी के साथ समय पूरा हो गया है। एस भल सर, आपका, अभिनव प्रकाश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। और जाहिर है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जो आंकड़े हैं वो अनुमान से बेहतर हैं, जिसे हम एक शुभ संकेत के रूप में देख सकते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और धीरे धीरे ही सही अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार जल्द पकड़ेगी। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।